कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स को आज भी ये लगता है कि पार्लियामेंट्री करप्शन और फ्रॉड डिग्रीज खाली हिंदुस्तान का ही सब्जेक्ट है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था वो चीज़ भी हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली थी। और हमने डिस्कस किया था कैसे ब्रिटिशर्स बड़ी बेशर्मी से चोरी और लूटपाट को अपने पार्लियामेंट के थ्रू लिजिटिमेट करने में जुटे थे और कैसे ब्रिटेन में एक के ऊपर एक बड़ी स्पीड से हिंदुस्तान को लेकर कानून बनाए जा रहे थे। अगर किसी ने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट इस वीडियो को रोक लें और फटाफट से आप फर्स्ट वीडियो देख लें, जिससे आपको ये वीडियो भी ठीक से समझ आए कि आखिर हम बात कर क्या रहे हैं। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1788 में। तो 1788 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडमंड बर्के ने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की कार्रवाई चलाई। वैसे तो ये कार्रवाई कोई हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं हो रही थी। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी ये बात समझ आ जाएगी। तो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडमंड बर्के ने वारेन हेस्टिंग्स को हटाने के लिए की गई इम्पीचमेंट की कार्रवाई में ब्रिटिश संसद में जो दो बातें उठाई वो बहुत अहम हो जाती हैं। पहली तो उस कार्रवाई में नवाब वर्ड का जिक्र हुआ। नवाब दरअसल उनको बोला गया जो ब्रिटिशर छोटे छोटे एम्प्लॉयज के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हिंदुस्तान में काम करने आए, लेकिन जब वापस ब्रिटेन लौटे तो न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि हिंदुस्तान के लूटे गए पैसों से ब्रिटेन को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एस्टेट्स और लग्जरी का भी एहसास करवाया। जेंटलमैन मैगजीन ने 1786 के अपने रिपोर्ट आर्टिकल में खुद लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोविडेंशियली ब्रिंग्स अस होम एवरी ईयर ए सफिशिएंट नंबर ऑफ ए न्यू सॉर्ट ऑफ जेंटलमैन विथ न्यू कस्टम्स, मैनर्स एंड प्रिंसिपल्स हु फिल द ऑफिसेज ऑफ ओल्ड कंट्री जेंटलमैन। द डेंजर इज दैट these new men will remake Britain. It is plain that our constitution is altering at the great rate. इसका सीधा सा मतलब जेंटलमैन मैगजीन ने यह बताने की कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से नए नए पैसे वाले, मैनर्स, एटिकेट्स वाले जेंटलमैन ब्रिटेन में आ रहे हैं, जिनकी वजह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट आखिर था क्या? हिंदुस्तान की लूट के पैसों से बने हुए नए नए सांसद थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पैसा लूट लूट कर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने और अपने परिवार के लिए सीट्स खरीदी हुई थी। लेकिन जब पुराने ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह देखा कि पैसे के बल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स पूरे ब्रिटेन की काया ही पलटने में सक्षम हो जा रहे हैं, तो ब्रिटिश पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया का बिगेस्ट कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड कहा था, उसको ये कहना पड़ा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब जो इंग्लैंड में वापस आ रहे हैं वो न सिर्फ ब्रिटेन में हर चीज को महंगा कर रहे हैं बल्कि उनके प्राइवेट कोचेज और लग्जरी ब्रिटेन के राजा को भी फेल कर रही है। असल में ब्रिटेन के जो बिना पढ़े लिखे वर्कर्स इंडिया आते थे और वापस जाके ब्रिटेन में उनको ऑक्सफोर्ड की डिग्री, पार्लियामेंट में सीट और एक बड़ा सा स्टेट सब मिलता था। फिर पुराने ब्रिटिश सांसद और ब्रिटिश किंग ने जब ये सब देखा तो उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स पर कार्रवाई होने लगी और इसी वजह से वारेन हेस्टिंग्स पर भी कार्रवाई चली। लेकिन बर्के ने इम्पीचमेंट की कार्रवाई में बहुत कुछ ऐसा भी कहा जो वाकई में बहुत दर्दनाक है। हेस्टिंग्स पे हिंदुस्तान में किए गए ह्यूमैनिटी पे क्राइम इतने थे कि उन क्राइम्स को पढ़ने में ब्रिटिश पार्लियामेंट को 2 पूरे दिन लग गए। हेस्टिंग के क्राइम इतने भयानक थे कि इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेरडिन की बीवी हेस्टिंग्स के हिंदुस्तान में किए गए क्राइम्स को सुनकर इतना खौफ में आ गई कि वो पार्लियामेंट में ही बेहोश हो गई और उसको इमरजेंसी में बाहर लाना पड़ा। लेकिन 148 दिन की कार्रवाई के बाद हेस्टिंग्स को आखिर क्लीन चिट दे दी गई और हिंदुस्तान के पैसों से ही 4000 पाउंड, आज के समय में लगभग 3 लाख पाउंड सालाना एज ए कंपनसेशन 29 साल तक दिया गया। और इतने सारे बेसिक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम करने के बावजूद हेस्टिंग्स ने मरते दम तक अपने पैलेस में अच्छे से लग्जरी लाइफ के मजे लिए। उस कार्रवाई में एक और जो मेजर बात उठकर सामने आई वो ये थी कि एडमंड बर्के ने खुद कहा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग जिन भी हिंदुस्तान में रहे ब्रिटिश चोर अपराधियों पे जो आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, हो सकता है वही चोर अपराधी कल को हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद के रूप में बैठे हों। और ये बात बर्के ने यूं ही नहीं कह दी थी, असल में ऐसा हो भी रहा था। लंदन क्रॉनिकल ने 1784 में 29 सांसदों की एक लिस्ट जारी की जिनका सीधा कनेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी से था। ब्रिटिश पॉलिटिशियन हॉर्स वालपोल ने खुद कहा कि व्हाट इज इंग्लैंड नाउ, ए सिंक ऑफ इंडियन वेल्थ ओनली। लेकिन लूट के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों से जो सुलूक किया गया उसकी वजह से मैकॉले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद एम्प्लॉय था, उसको भी आखिर ये कहना पड़ा कि इंग्लैंड का इंडिया में मिस गवर्नेंस और क्रूएलिटी इस हद तक बढ़ गई है कि एक नॉर्मल सोसाइटी का एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान में पॉसिबल ही नहीं है।
और कलकत्ता से लूट इस हद तक की जा रही है कि 30 करोड़ लोगों का 2 वक्त की रोटी का संकट आ गया है, जो कि हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। असल में रुडयार्ड किपलिंग, जिसने जंगल बुक लिखी और हम सब ने बड़े मजे से बचपन में पढ़ी भी, उसी किपलिंग के पोएम व्हाइट्समैन बर्डन में अफ्रीका और बाकी कंट्रीज से गुलामी करवाना किपलिंग ने ब्रिटिशर्स की मजबूरी बताया। और पीढ़ी दर पीढ़ी ना सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि पूरी दुनिया में ब्रिटेन ने किपलिंग की पोएम को इतना चैनलाइज किया जिससे कि सबको ये लगने लगे कि हिंदुस्तान को वाकई ब्रिटेन के शासन की जरूरत थी। और रुडयार्ड किपलिंग को अपने इसी गजब के कारनामे की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया। जबकि 1857 में एफ.जी. सोरे, एक ब्रिटिश ऑफिसर, ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑफिशियली क्या कहा वो देख लेते हैं। तो ही सेड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश हैज बीन टू मेक द होल इंडियन नेशन सबसर्विएंट। दे हैव बीन टैक्स्ड टू द utmost limit, and it has always been our boast how greatly we have raised the revenue above that which the native rulers were able to extort। मतलब कि उसने खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट में माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव हिंदुस्तान से जितना ज्यादा हो सके उतना पैसे लूटने का था, और उन्होंने जितना हाईएस्ट टैक्सेस से, एक्सटॉर्शन से जितना हो सका उतना लूटा है। असल में 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने होम चार्जेस के नाम पर और ब्रिटेन के ऑफिसेज जो हिंदुस्तान को मैनेज करने के नाम पर ब्रिटेन में खुली हुई थी, उनके स्टाफ की सैलरी और बाकी एक्सपेंसेज के नाम पर सीधा पैसा हिंदुस्तान से भेजा जाता था। रशिया के स्टैनफोर्ड में पढ़े इंजीनियर पॉल बैरन ने माना कि हिंदुस्तान की 8% जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हर साल ब्रिटेन भेजी जाती थी। यहाँ आप ये समझिए हम जीएनपी की बात कर रहे हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जीएनपी मीन्स कोई भी इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में जो भी प्रोड्यूस कर रहा हो उसी को इंडिया का जीएनपी बोलेंगे। तो वो पैसा भी ब्रिटेन भेजा जा रहा था। फिर ब्रिटिशर्स को सैलरी देने के नाम पर भी भारी लूट की जा रही थी। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में एक ब्रिटिश वॉइसरॉय की सैलरी 25,000 पाउंड सालाना थी और गवर्नर्स की 10,000 पाउंड सालाना, और जो भी हाईली पेड आर्मी ऑफिसर जॉब थी उनमें एक भी इंडियन नहीं होता था। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी वर्कर्स को मील फैक्ट्रीज में भी काम करने का पैसा ब्रिटिश वर्कर से काफी कम मिलता था। जैसे कि 1921-1922 में टाटा स्टील फैक्ट्री में जहां एक इंग्लिश वर्कर की सैलरी 13,527 रुपया थी, वहीं सेम पोस्ट पर एक हिंदुस्तानी वर्कर की सैलरी मात्र 240 रुपया सालाना थी। इसी वजह से जो ब्रिटिशर ब्रिटेन में 32 पाउंड कमा के गरीबी में जीते थे, हिंदुस्तान आके कुछ सालों तक यहाँ काम करके फिर ब्रिटेन में जाके प्रधानमंत्री तक बन गए। चलिए अब थोड़ा देखते हैं उस रोड टू मेंडेले में ऐसा क्या था जिसको गुनगुना कर बोरिस जॉनसन इतना वंडरफुल फील कर रहा था। तो किपलिंग की ये पोएम असल में बर्मा के ऊपर थी। अब पूरी पोएम तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन कुछ जो मोटा मोटी उस पोएम से मकसद निकल कर बाहर आता है वो जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। तो किपलिंग की इस पोएम में लिखा है कि कैसे एक इंग्लिश सोल्जर को बर्मा की लड़की की ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। वो कहता है कि एक बर्मा की लड़की जिसको अपने कीचड़ में बनी बुद्धा की मूर्त की फिक्र है, और वो ब्रिटिश सोल्जर उस लड़की को उस मूर्त के सामने ही किस करता है। वो ये भी कहता है कि कैसे वो लड़की अपने खूबसूरत चेहरे से गोभी के पत्तों में तंबाकू लपेट कर खाने को मजबूर है, जबकि वो ब्रिटिश सोल्जर उसको इजिप्ट की सबसे अच्छी सिगरेट ला कर देगा। इसीलिए वो आगे कहता है कि ये ब्रिटिश सोल्जर का धर्म है कि वो बर्मा से गुलामी करवाए। इवन 15 अगस्त 2015 को ब्रिटिशर्स ने अपने विक्ट्री ओवर जापान डे में बाकायदा फंक्शन रख के रोड टू मेंडेले पोएम को पूरी दुनिया को सुनाया। ब्रिटेन की बेशर्मी के नमूने आपको हर दौर में मिल जाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी जहां एक तरफ बहुत से लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, वहीं दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन हिंदुस्तान में कंडक्ट करवाया जाता है। ब्रिटिशर्स और बाकी दुनिया ने जहां ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसे ही करप्ट बिजनेस हाउसेस से सीख लेकर इंडस्ट्रीज और पॉलिटिक्स में बैलेंस बनाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ आज भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को ब्रिटेन ना सिर्फ अपने यहाँ जगह देता है, बल्कि पाकिस्तान में तो ऐसे एग्जाम्पल सीधे तौर पर भरे पड़े हैं जहां इंडस्ट्रियलिस्ट की बोगस कंपनीज ब्रिटेन में भरी पड़ी हैं, और वही इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी बैठे हैं। एक डाटा के अनुसार पाकिस्तानीज आर अमंग द टॉप 5 बायर्स ऑफ यूके प्रॉपर्टीज थ्रू ऑफशोर कंपनीज।
मतलब कि आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैसा इंग्लैंड जा ही रहा है। जरा सोचिए, क्या यह सब बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्जी से हो सकता है? अब इसको जरा रिवर्स करके समझिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कोई ब्रिटिशर इंग्लैंड में बैंक से लोन लेके इंडिया पाकिस्तान में अपनी कंपनी डाले और जब वो पैसा वापस देने की बात आए तो वो ब्रिटेन से भागकर हिंदुस्तान में सुकून से रहे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज भी ब्रिटेन में ब्रिटिश बैंक्स की और गवर्नमेंट्स की ऐसी बहुत सी पॉलिसीज हैं जो बाहर के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को सिटीजनशिप और फेयर लॉ के नाम पे सेफ हाउसेज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ एक बहुत मजे की थ्योरी भी सुनने को मिलती है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ये मानना है कि इंग्लैंड के मुकाबले हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो पैसा खाकर दूसरे देशों में भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स और फाइनेंशियल क्राइम इंग्लैंड में भी भरे पड़े हैं और उसका भी डाटा देखेंगे तो वो रेशियो हिंदुस्तान से ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, जहाँ एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पाकिस्तान के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को सेफ हाउसेज प्रोवाइड करवाती है, वहीं दूसरी तरफ अपने देश के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का पैसा वो ब्रिटेन से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन नोबेल प्राइज को तो आज भी हम कोई इतनी इज्जत देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। जिसने नोबेल जीत लिया फिर तो वो बस कुछ भी कह दे सब सही। मगर अगर ठीक से देखेंगे तो ब्रिटेन के हर एक सिस्टम में कुछ भी करके खुद ही खुद को वैलिडेट करने की बेशर्मी भरी पड़ी है। फिर वो चाहे किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च के नाम से करें, किसी मीडिया एजेंसी से करें या फिर कोई अवार्ड देकर करें, वो खुद को वैलिडेट कर ही देते हैं। तो अगर टकर कार्लसन जैसा कल को कोई भी उठ के आपको ये बोले कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने चर्चगेट स्टेशन बनवा दिया, तो उससे कहना कि ब्रिटेन का सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो अमीरी ब्रिटेन ने देखी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते जो सो कॉल्ड जेंटलमैन जितने भी ब्रिटेन ने देखे हैं, वो सब हिंदुस्तान के पैसों से ही फंडेड हुए हैं। चलिए बात करते हैं उस शख्स की जिसकी वजह से इंग्लैंड बड़ी शान से विक्ट्री ओवर जापान डे मनाता है। हम बात कर रहे हैं जे थॉमस ओपनहाइमर की, जिनको एटॉमिक बॉम्ब का फादर भी बोला जाता है। उन पे एक मूवी आई है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है। ये मूवी और मिस्टर ओपनहाइमर यहाँ इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि मूवी में भी और मिस्टर ओपनहाइमर ने भी भगवद गीता का जिक्र किया है। अब इसको ठीक से समझने के लिए मूवी को और मिस्टर ओपनहाइमर को हम अलग अलग करके समझेंगे। तो पहले बात करते हैं मिस्टर ओपनहाइमर की। तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद ओपनहाइमर ने भगवद गीता का जिक्र करते हुए कहा कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब जब हमने इस कोट की रिसर्च की तो हमें मिला कि भगवद गीता में चैप्टर 11 वर्स 32 में कहा गया है कि कालोस्मि लोकाक्षाकृत प्रवर्धो, मतलब कि श्री कृष्ण कहते हैं कि टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। मतलब कि एग्जैक्टली भगवद गीता में ये कहा गया है कि वक्त ही दुनिया का डिस्ट्रॉयर भी है, और आम दुनिया में भी ये बात तो सच ही है ना। देखिए, भगवद गीता में और किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर, चाहे वो वेदों या पुराण महाभारत, सब में इसी बात पर जोर दिया गया है कि इंसान का शरीर कुछ नहीं है और वक्त ही देता है, वक्त ही लेता है। और प्रकृति जिससे आपको भोजन मिलता है, जीवन मिलता है, उसके लिए आपको हमेशा हम्बल होना चाहिए। इसीलिए हिंदुइज्म में प्रकृति, पेड़ पौधों तक की पूजा की जाती है। लेकिन ओपनहाइमर के एटॉमिक बॉम्ब की वजह से इंसान तो मरा ही, लेकिन एनवायरनमेंट को जो नुकसान हुआ, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ब्लैक रेन, ये सब इतना खतरनाक था कि सदियों तक हिरोशिमा नागासाकी में कोई वाइल्ड लाइफ, कोई वाटर बॉडी पनपी ही नहीं। लेकिन वेस्टर्न आइडियोलॉजी जिसमें सुपीरियर इंफीरियर रेस शरीर के आधार पर तय की जाती हो, ऐसे समाज में रहने वाले ओपनहाइमर ने भगवद गीता को पूरी तरह से गलत इंटरप्रेट किया। और ठीक वैसे ही जैसे किपलिंग ने अमेरिका के फिलीपींस को कॉलोनी बनाने के लिए किए गए वार को डिफेंड करने के लिए वाइट्समैन बर्डन जैसी थ्योरी लिख डाली, ठीक वैसे ही मिस्टर ओपनहाइमर ने ह्यूमैनिटी और प्रकृति को तबाह करने वाले अपने आइडिया को लिजिटिमाइज करने के लिए भगवद गीता का सहारा लिया। जबकि अगर हिंदुइज्म और भगवद गीता भी ठीक से ईमानदारी से ओपनहाइमर ने समझी होती तो उसको ये समझ आता कि जिस महाभारत की भगवद गीता की 2 लाइंस को बिना समझे जो वो जिक्र कर रहा है, उसी महाभारत के अंत में गंधारी के श्राप या कर्ज की वजह से खुद भगवान श्री कृष्ण को भी रिप्रिकॉशंस फेस करने पड़े थे और उनका पूरा वंश तबाह हो गया था। वहीं जंग जीतने के बावजूद पांडवाज ने भी कोई बहुत अच्छे से राज किया नहीं और सबकी मौत बहुत दुख में ही हुई थी। तो जहां हिंदुइज्म में युद्ध के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण ने खुद को भी रिप्रिकॉशंस फेस करते हुए दिखाया है। देखिए, श्री कृष्ण को अगर यही बताना होता कि मैंने धर्म के लिए जंग की और मैं डिस्ट्रॉयर हूं और मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो खुद को कभी भी जंग के रिप्रिकॉशंस फेस करते हुए ना दिखाते। लेकिन बस ये समझाने के लिए कि बेशक आपको कितनी भी मजबूरी में हथियार उठाने क्यों ना पड़े, तब भी जंग कोई अच्छी चीज है नहीं, श्री कृष्ण ने खुद को भी नहीं छोड़ा।
लेकिन ये सब समझे बिना ओपनहाइमर ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भगवत गीता का सहारा लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हॉलीवुड मूवी ओपनहाइमर की, जिसमें ओपनहाइमर से उसकी गर्लफ्रेंड सेक्स करते हुए भगवत गीता पढ़वाती है। अब पूरी हिस्ट्री सब कुछ देखने के बाद भी हमें ये एविडेंस तो कहीं नहीं मिला कि वाकई ओपनहाइमर सेक्स करते हुए भगवत गीता पढ़ते थे, और ना ही ऐसा जिक्र कभी खुद ओपनहाइमर ने किया। लेकिन हॉलीवुड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को भगवत गीता को सेक्स के टाइम ही दिखाना बहुत क्रिएटिव लगा। अब वीडियो में थोड़ा सा बैक जाके जरा किपलिंग के रोड टू मेंडले याद कीजिए, जहां वो इंग्लिश सोल्जर को बर्मा की लड़की से बुद्धा की मूर्त के सामने किस करना फैंटासाइज करता है। अब इस सिचुएशन को और सिचुएशन को जरा कंपेयर कीजिए। देखिए, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि हॉलीवुड एक पूरी प्रोपोगेंडा की ही फैक्ट्री है। वो ही हॉलीवुड जिसकी 90% फिल्म्स में एक ना एक रशियन स्पाई या रशियन माफिया दिखाया जाता हो, या दुनिया को तबाह करने के लिए आतुर कोई रशियन विलन दिखाया जाता हो, और उसी दुनिया को बचाने वाला कोई अमेरिकन या ब्रिटिशर दिखाया जाता हो। ऐसे हॉलीवुड से कोई अनबाइस्ड फिल्म की कल्पना बेमानी ही है। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारी मानसिकता इतनी कॉलोनियल आज भी है कि वेस्ट से वैलिडेशन हमको आज भी चाहिए, और बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स इस बात को सेलिब्रेट करने में लगे हैं कि नोलन ने भगवत गीता दिखाई और ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ी थी। हमें यह नहीं देखा कि नोलन ने भगवत गीता मूवी में कहां दिखाई है। इससे ज्यादा विकृत मानसिकता का परिचय नोलन मुझे नहीं लगता दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि उसको पता था कि हॉलीवुड में भगवत गीता के जिक्र भर से कुछ इंडियन इंटेलेक्ट्स बहुत उत्साहित हो जाएंगे और इंडियन ऑडियंस बहुत आसानी से मोबिलाइज हो जाएगा। अगर यही चीज कोई इंडियन मेकर कर देता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता, और वही इंटेलेक्ट्स जो नोलन को ऑस्कर और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के अवार्ड देते नहीं थक रहे हैं, वही ऐसी इंडियन फिल्म्स को गालियां देते। देखिए, मैं यहाँ किसी बॉलीवुड मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा। बॉलीवुड भी तो उसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है और हॉलीवुड स्टोरीज के पीछे भागता है। वैसे तो चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, मूवीज को इतना सीरियस लेना बेवकूफ़ी ही होगी, लेकिन यहाँ बात भगवत गीता की है। और जो भी नोलन ने किया, ठीक ऐसा ही किस्सा हुआ था जब रिहाना ने ये फोटो पोस्ट की थी, और बहुत से इंटेलेक्ट्स इस बात पे खुश हो गए थे कि रिहाना वर्शिप्स लॉर्ड गणेशा। जबकि देखा जाए तो ओपनहाइमर का सीन उतना ही वाहियात है जितना आदि पुरुष के वाहियात डायलॉग्स का होना। अगर वाकई में नोलन को भगवत गीता और हिंदुइज्म को दिखाना ही था तो ध्यान में बैठकर भगवत गीता पढ़ते हुए ओपनहाइमर को भी दिखा सकता था। जब ओपनहाइमर बॉम्ब्स के विरोध में बोलता था तब भगवत गीता को कोट करता तो वाकई में भगवत गीता के लिए इज्जत दिखती भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओपनहाइमर ने जहां बॉम्ब्स बनाने के लिए भगवत गीता को कोट करके खुद को सही साबित करने की कोशिश की, वहीं मिस्टर नोलन ने इंटेलिजेंटली अपने विकृत दिमाग का परिचय दिया। जबकि भगवत गीता को पूरी तरह से नोलन या ओपनहाइमर समझे होते तो ना तो एटॉमिक बॉम्ब जैसा कोई दुनिया में को जहरीला करने के लिए कोई हथियार बनता, तो ना ही कॉलोनियलिज्म जैसी गंदगी दुनिया में फैली होती। लेकिन सबसे पहले तो हमें वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को और वेस्टर्न मार्केट्स को ज़्यादा सीरियस लेना छोड़ना होगा, और ये समझना होगा कि हमें खुद को सही साबित करने के लिए किसी अमेरिकन या ब्रिटिशर की ऑथेंटिसिटी की जरूरत नहीं है। भगवत गीता पढ़कर ही महात्मा गांधी ने अहिंसा का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया था, और ब्रिटिशर्स कभी अरब की लाख कोशिश करने के बावजूद उसी भगवत गीता के मूल्यों की वजह से हिंदुस्तान सदियों से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। इंडियन कल्चर को डिस्कस करेंगे तो इस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।